नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, वोट चोरी का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर राहुल गांधी का कोई नया नहीं है। ये शायद तीसरी किस्त है और तीसरी किस्त इसलिए चर्चा में है क्योंकि वो हरियाणा प्रदेश से जुड़ी हुई है। राहुल गांधी अगर इसको वोट चोरी नहीं कहते तब भी हरियाणा के बच्चे बच्चे को ये पता था कि हरियाणा में बीजेपी की ये जो सरकार है ये व्यवस्थाओं के तहत ही आई है। चुनाव से पहले तक कोई नहीं जानता था कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बन रही है, बस इन गिने चुने लोगों को छोड़कर जिनको ये भरोसा था कि उनकी व्यवस्थाएं मुकम्मल हैं। किरण रिजिजू ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में अपनी भीतरगात, अपने नेताओं के आपसी तालमेल की कमी की वजह से हारी है, जो बिल्कुल सत्य बात है। हरियाणा में कांग्रेस के नेताओं ने एक दूसरे को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी, ये बिल्कुल सत्य बात है। उसमें तमाम टॉप लीडर्स शामिल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद, कांग्रेस की तमाम गलतियों के बावजूद हरियाणा में बीजेपी की सरकार नहीं बन रही थी अगर ये वोट चोरी नहीं होती, जिसका खुलासा राहुल गांधी जी कर रहे हैं। फैक्ट्स एंड फिगर को अगर छोड़ दें तो ये बात हरियाणा के हर इंसान को पता थी, लेकिन आज कोई कुछ बोलना नहीं चाहता। आज सब अपनी नीति मान बैठे हैं इसको, इसलिए चुप हैं और पक्ष और विपक्ष मिलकर हरियाणा प्रदेश में अपनी सरकारें चला रहे हैं। लेकिन इस पूरी चुकवायद है, इसमें एक नाम जो ब्राज़ील की मॉडल का जुड़ा है, वो एक नया तथ्य है कि 22 मत जो हैं ब्राज़ील की मॉडल ने 10 बूथों पे जाकर डाल दिए। करीबन 25 लाख वोटरों पे वो संदेह जताते हैं 2 करोड़ वोटों में, और उनमें से भी 22,000 वोट नहीं आने की वजह से कांग्रेस की सरकार हरियाणा में नहीं बन पाई। लेकिन आज हरियाणा में कांग्रेस की सरकार है। एक पॉजिटिव पहलू बीजेपी इसमें यह पूरा देख सकती है कि जिस मुख्यमंत्री को हरियाणा में कोई मुख्यमंत्री मानने के लिए तैयार नहीं है, नायब सिंह सैनी जी को राहुल गांधी ने ऑफिशियली मुख्यमंत्री माना है। इसके लिए बीजेपी उनका धन्यवाद कर सकती है। वोट चोरी हुई है, नहीं हुई है, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या बदलेगा, ये सबको पता है दोस्तों कि कुछ नहीं बदलने वाला है। लेकिन एक बंदा है जो कोशिश कर रहा है, लगातार कोशिश कर रहा है, और बीजेपी के इस पूरे सिस्टम में जहां कांग्रेस के लोग भी बोलने को तैयार नहीं होते, ऐसे समय में राहुल गांधी लगातार वोट चोरी जैसे मसलों को लेके बीच में आ रहे हैं और पूरी निडरता के साथ आ रहे हैं। इस बात को इतिहास में ज़रूर लिखा जाएगा, याद किया जाता रहेगा। आप इस पे पूरा जो खुलासा उन्होंने किया है, इस पे आप क्या कहेंगे, ज़रूर कमेंट करके बताना। डॉक्टर साहब जी, कुछ लोग मजाक में लिख रहे हैं फेसबुक पे कि बीजेपी मतलब ब्राज़ील जनता पार्टी, और तरह तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन जिन व्यवस्थाओं की बात नायब सैनी जी ने की थी, वो व्यवस्थाओं की जो गणना थी, जो व्यवस्थाओं का जो सिस्टम बिठाया गया है, वो कैसे बिठाया गया, ये राहुल की बेसिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस से पता चलता है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, शुरू में हमें कुछ चीज़ें क्लियर कर देनी चाहिए। राहुल गांधी ने बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन आरोप लगाए हैं। दीज आर एलिगेशंस। हम ना तो इनको खारिज कर सकते और ना हम इनको स्वीकार कर सकते, हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म। हालांकि उन्होंने ये कहा कि 100% प्रूफ के साथ मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि आज नानक जी का भी जन्मदिन है। चलिए हम उस पर भी शक कर लेते हैं, उसको हम बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे जी, क्योंकि हमें नहीं पता क्या है। अगर इन आरोपों में तनिक भी सच्चाई है और ऐसा हुआ है, तो ये बिल्कुल साफ हो गया है कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। जी, अब आपको आम जनता का भरोसा इन चीज़ों से उठ जाएगा। अब ये कौन तय करे कि ये हुआ है कि नहीं हुआ है। एक दो बार पहले जब राहुल गांधी ने शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो मेरे ख्याल से विदिन 5 मिनट्स ज्ञानेश कुमार सामने आ गए। हाँ, इस बार ज्ञानेश नहीं आए हैं, इस बार ज्ञानेश नहीं आए, वो रिजिजू जी आए हैं, है ना। और उन्होंने जो तर्क दिए कि इनफाइटिंग थी, ये था वो था, इनका कोई अर्थ नहीं इन चीज़ों का। ठीक है, ये भी कारण रहे होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये आरोप, इनकी जांच हो जाए और ये सिद्ध हो जाए कि सब कुछ राहुल गांधी के आरोप ठीक हैं, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर लगने वाले सारे आरोप कि उनकी वजह से कांग्रेस हारी, उन्होंने हरवाई, उनकी मिली भगत थी, वो सब
उड़ जाएंगे। जो ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है, अचानक जब जीत गई, ये परिणाम आ गए, तो एक नैरेटिव ये बताया गया, एक सफाई अपनी तरफ से ये दी गई कि साहब इलेक्शन 2-3 दिन में आखिरी बदल गया। एक हफ्ते तक तो सर बीजेपी चुनाव का जश्न भी नहीं मना पाई। हाँ, तो वो कहते थे कि 2-3 दिन में बदल गया, और वो जो लॉजिक दिए गए थे कि लोगों में ऐसे ये मैसेज चला गया कि एक खास लोगों की सरकार आ रही है, उसमें फिर से वही सारी गलतियां होंगी नौकरी देने में, है ना, वो नैरेटिव सेट किया गया। मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस का तो संगठन भी नहीं था, ये प्रचार जो फैलाया है, ये नैरेटिव सेटिंग का काम है, इसमें जितनी प्रोपेगेंडा में सिद्धहस्त भारतीय जनता पार्टी है, इतना तो कोई भी नहीं है। वो जब चाहे किसी भी अपने झूठ को सेकंडों में, मिनटों में लोगों तक पहुंचा सकते। उन्होंने फैलाया भी, मैसेज किए। तो ये नैरेटिव पहले ही सेट कर दिया गया चुनाव परिणाम आने से। दूसरी बड़ी बात ये हुई कि जब नायब सिंह सैनी ने ये कह दिया कि आप चिंता ना करें, अब वो सारी व्यवस्था उनके मुंह से निकल गया, एक्चुअली निकला है, क्या हुआ है भगवान जाने, ये अंदर का सत्य ही है। वो हमने पहले कह दिया कि हमें कुछ नहीं पता इस बारे में, जो चीज़ें घटित हुई हैं, जो बयान सामने आए, उनके मद्देनजर ही हम अपनी बात कह सकते हैं। राहुल गांधी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 बार व्यवस्थाओं का जिक्र किया है। व्यवस्थाएं हो चुकी, इंतजाम कर लिए गए सारे के सारे। वो क्या थे? यही थे जी, है ना, यही थे। तो फिर हम यही कह रहे हैं कि इफ़ अगर ऐसा है, अब इसकी जवाबदेही ये सुनिश्चित करना तो चुनाव आयोग का काम है। वो तो करेगा नहीं जी, वो तो जांच भी नहीं करेगा। नहीं करेगा तो अब लोग तय करेंगे क्या। देखिए, अगर मान लो सेम नाम के वोटर हैं, मतलब आजकल तो इतनी टेक्नोलॉजी है, अगर चाहे तो 2 घंटे में शुद्धिकरण कर ले। वो 25 लाख वोटों की चोरी हुई है, LOP आप पे आरोप लगा रहे हैं। वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि भाई ये मोदी ने किए या शाह ने किए, वो तो ये कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने किया। इलेक्शन कमीशन को ये इंश्योर करना चाहिए था कि उनकी मतदाता सूची पूरी तरह से दुरुस्त है। उन्होंने कब कहा है कि वोट चोर जो वो नरेंद्र मोदी है। इस समय जो भारतीय जनता पार्टी की हैसियत है वही कांग्रेस की, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और इलेक्शन फेयर और फ्री हो ये इंश्योर करना इलेक्शन कमीशन का काम है। उसमें एक पार्टी ये कह रही कि साहब ये गड़बड़े हुई हैं, तो उसकी वो जवाबदेही उसकी बनती है। तो ज्ञानेश कुमार को आना चाहिए, हालांकि उस समय राजीव कुमार थे, और मैं तो कहता हूँ राजीव कुमार को भी साथ बिठा लेना चाहिए, कौन सी बड़ी बात है, उनको ज़्यादा डिटेल पता होंगी इन सारी चीज़ों की। तो राहुल गांधी ने जो कर सकते थे, उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं ने हमें बताया, हमारे नेताओं ने हमें बताया, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। वो किसको बताएंगे? और उनकी जो शायद पलवल की थी कैंडिडेट, उन्होंने तो पहले ही बता दिया था कि 16,000 फर्जी हमारे यहाँ मतदाता हैं, और बहुत जगह ऐसे, और कुछ 60 वोट हैं जी एक घर के एड्रेस पे। वो भी है। अब ब्राज़ील वाली आपने बताया, उसका अब उसका भी जवाब देना चाहिए। और ऐसे जो यूपी के लीडर हैं वो यहाँ वोट डाल रहे हैं, भाजपा कार्यकर्ता, और यहाँ वाले वहाँ डाल रहे हैं वगैरह वहाँ जाकर ऐसे हजारों वोट हैं जी इनके पास, है ना। हाँ, अभी आप देखिए बिहार में ये पैसे दे दे के शिफ्ट कर रहे हैं वोटों। और 0 जो उन्होंने लिखा था कि रेजिडेंस जिनका नहीं होता उनको 0 नंबर दे देते हैं, उसका भी प्रमाण उन्होंने दे दिया। कोई नरेंद्र कुमार है, घर है उनके, बाकायदा उनके पास घर है। तो जो पहले सफाई दी गई थी ज्ञानेश कुमार द्वारा, उन पर भी सवाल उठा दिए हैं, और अब राहुल गांधी ने अपने आरोप सारे रख दिए हैं। तो इसमें इलेक्शन कमीशन को अब उनकी जवाबदेही है, और मैं कहता हूं कि नहीं भी है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कॉग्निजेंस लेते हुए उन्हें फोर्स करना चाहिए कि तुम्हारी ड्यूटी है। अन्यथा जनतंत्र में लोग कैसे जवाब देंगे इन सारी चीज़ों का, तो ये लोग तय करेंगे इस बातों को। लेकिन एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, हालांकि मॉरलिटी की बात करना आजकल हंसी आ जाती है इन सारी कोई मतलब नहीं है नैतिकता की जी, है ना, राजनीति। लेकिन फिर भी चूँकि एक ग्लोबल प्रेशर रहते हैं सारी दुनिया में, आपने मुंह दिखाना होता है, लोग लाज के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। और ये भी मजे बात है कि इलेक्शन कमीशन बोला नहीं, उससे पहले रिज्जू बोल गए। इन फाइटिंग तो उनकी पार्टी में कम थी। और अगर आप मोटी मोटी चीज़ों पर आप गौर करें, भाई अगर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यहाँ बहुत मजबूत थी तो उन्होंने खट्टर को हटा के एक OBC को चीफ मिनिस्टर क्यों बनाया?
ठीक बात है जी। जिसके नेतृत्व में 9 साल सरकार चल चुकी है उसको रखना चाहिए था। इसका मतलब कहीं से आपको आपको पता था सर, फीडबैक था 5 सीटें लोकसभा में चली गई हाँ कि तुम्हारी मिट्टी पलीद होनी है। तो आपने एक बिल्कुल दूसरा एक जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी ओबीसी की उसका चीफ मिनिस्टर ला के रखा। तो ये तो कुछ चीज़ें बिल्कुल दीवार पर लिखी इबारत की तरह साफ हैं कि खतरा था और लोग नाराज थे सरकार से बहुत बड़े पैमाने पे, और लोगों की अपनी सोच ये थी कि कांग्रेस की वापसी हो रही है। अब नहीं हुई तो वो लोग हतप्रभ हैं इस बात से क्यों नहीं हुई। उसकी वजह भाजपा ने अपने हिसाब से व्याख्याएं कर दी और राहुल गांधी वो सवाल सारे उठा रहे हैं, तमाम तरह के सवाल हैं, इसकी जवाबदेही तो इलेक्शन कमीशन को देनी चाहिए। और लेकिन इलेक्शन कमीशन तो देगा ही नहीं सर, ये तो तय है। हाँ, और ना ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट में, अगर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो इसको लीगलाइज करने के लिए बेशक चला जाए ये मामला। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही रह गया है सर कि जब आप प्रमाण दे देते हो, जब आप एलओपी के नाते अपनी बात रख देते हो और वो बात वहीं ख़त्म हो जाती है, तो फिर जनतंत्र जिसकी गणतंत्र, भारत दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी वाला देश, इन बातों के अर्थ क्या रह जाते हैं? इनके अर्थ कुछ नहीं रह जाते। देखिए ये तो राहुल जी ने कह दिया हाइड्रोजन बम आ गया इनका। अब जो फिलहाल इलेक्शन प्रोसेस चल रहा है बिहार में, वहाँ एक जेडीयू के लीडर हैं लल्लन सिंह, उन्होंने खुलेआम ये कहा है कि लोगों को जो आपको लग रहा है कि वो हमें वोट नहीं देंगे उनको वहीं बंद कर दो। तो आगे इलेक्शन कमीशन के सामने आ रहा है और क्या प्रमाण चाहिए आपको। और उस आदमी के साथ में सारे नियम कायदे कानून तोड़ के 70 गाड़ियां साथ में चल रही हैं। अनंत प्रसाद सिंह है जो गुंडा है वहाँ का माफिया दबंग, उसको लेके सारी चीज़ें सामने आ गई हैं और उसके बाद भी कोई कॉग्निजेंस चुनाव आयोग नहीं ले रहा। तो ये तो साफ है कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से सत्ताधारी दल भाजपा के निर्देशन में काम कर रहा है। इवन निर्देशन में नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई उनको ऑर्डर देता है वो पास करते हैं। हाँ, तो सुमोटो उन्होंने लेना चाहिए ना, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। अब लल्लन सिंह अगर इस तरह की हरकतें कर रहा है, सबको पता है कि लल्लन सिंह इस समय नीतीश कुमार के अंदर से उसके खिलाफ हो चुका और भाजपा के लिए वो सारी तैयारी कर रहे हैं, उनके इशारों पर वो खेल रहे हैं। तो लेकिन कुछ नहीं हो रहा। तो वो बार बार मोदी जी कहते हैं ना कि देश देख रहा है, देश की जनता देख रही है। पता नहीं देश की जनता क्या देख रही है। और जनता ऐसा तो है नहीं कि उसको एक आंख से कुछ दिखता दूसरी से कुछ, वो इन सारी चीज़ों को भी देख रही होगी। लेकिन ये तो है कि पिछले 10 वर्षों में चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा बिल्कुल रसातल पे है और इसीलिए बड़ी शर्म से उनको ये केंचुआ कहना पड़ता है। इससे पहले तो कभी केंचुआ शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ चुनाव आयोग के लिए। किसने कहा था केंचुआ? कभी नहीं कहा। चुनाव आयोग एक ताकतवर संस्था थी। ठीक है, कांग्रेस के ज़माने में ज़बरदस्त बूथ कैप्चरिंग होती थी, लेकिन उसका इलाज भी तो कांग्रेस के कार्यकाल में जो सेशन थे उन्होंने किया था ना। उन्होंने दुरुस्त किया चीज़ों को। तो लेकिन अब जो है इलेक्शन कमीशन, इसे तो आम लोगों से आप पूछ लो, वो इसको ऐसे ही मानते हैं कि जैसे सरकार के और डिपार्टमेंट है ना, दूसरी जिनसे ये प्रशासन चलता है, वैसे ही वो इलेक्शन कमीशन है। जबकि इलेक्शन कमीशन की हैसियत और उसका जो वजूद है वो बहुत बड़ा है। मेरी चिंता इसको लेके ये है सर कि जब देश की एक बहुत बड़ी आबादी को ये लगने लग जाए कि वो जो वोट डालते हैं वो वोट पता नहीं किसको जाएगा, हमने जो सरकार चुनी है वो किसी और की चुनी हुई है, तो डेमोक्रेसी से जो एक बहुत बड़े वर्ग का 60-70% जो जनता है उसका अगर विश्वास उठ जाए किसी भी देश में, और जो 30-40% जो लोग राज कर रहे हैं, फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मतलब एक बहुत लोकतंत्र को तो कमज़ोर कर ही कर रही हैं चीज़ें, कहीं ऐसा ना हो कि पूरी देश की जो व्यवस्था है उसको कहीं ना कहीं ये मतलब आने वाले समय में उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो जाएगी। नहीं, बहुत बड़ा चैलेंज है और बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि लोगों का भरोसा उठ रहा है, उठने की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से चल रही भरोसा। और मुझे ये लगता है कि अगर इन स्थिति को नहीं संभाला गया तो हो सकता है कि जो आपका मतदान का प्रतिशत है तो लोग क्या करेंगे, वोट देना छोड़ देंगे, ये होगा। तो वो लगातार कम होता चला जाएगा और एक दौर में ऐसा आएगा कि आप एक तरफा इलेक्शन हो कर जाएंगे, बैठे बैठे बना लो अपने। हाँ, तो दूसरे क्या होता है कि एक अजीब सी स्थिति होगी कि लोगों की याददाश्त बहुत कम है और सत्ताधारी दल ये मानता है कि यार सब भूल जाएंगे। अब ये बताइए कि वाइस प्रेसिडेंट जो थे हमारे धनखड़ साहब, उनका जिक्र कोई करता है? बेचारे कहाँ रहे, वो मसला खत्म कहानी। उन्होंने इस्तीफा दिया था, लिया गया था, पता आज तक कुछ। तो इस देश में कितनी बड़ी घटनाएं हो जाएं, सत्ताधारी दल ये मान के चल रहा है कि ये 2-4 दिन का गुबार है,
इतने में कोई और नया मसला खड़ा हो जाएगा और पिछले वाले को लोग भूल जाएंगे। और नहीं तो इतना गंभीर मसला था लोकतंत्र पर, तो वो भी सबसे बड़ी चोट थी कि एक तरीके किसने मतलब अजीबोगरीब तरीके से एक वाइस प्रेसिडेंट को आपने रुखसत किया और मुंह नहीं खोला जी बंदे ने और आज तक मुंह नहीं खोला। तो डर का माहौल भी है, संस्थाओं का, लोकतांत्रिक संस्थाओं का जो वजूद है वो पूरी तरह से खतरे में है। और मैं कहता हूँ कि अगर सरकार ये कहती कि नहीं है तो आप अपनी सदा शहता का कम से कम ब्यौरा तो दो, प्रमाण तो दो कि आप ऐसे नहीं हो। बिल्कुल खुल्लम खुल्ला आरोप लगाए हैं, वो दिखा रहे हैं, पत्रकारों को बुला के मंच पे उन्होंने दिखाया कि आप पढ़ के बताओ। एक एक एड्रेस पे 100 लोगों के वोट, फोटो कैसे हैं, फोटो है जी सेम, फोटो ब्लर्ड हैं। और वो जो ब्राजील की मॉडल है वो कहाँ से आ गई, 20 वोट डाल रही हैं। तो 25 लाख वोट चुराने का मतलब तो बहुत बड़ी बात है कि हर 8 में से एक व्यक्ति, वो ये राहुल यही कह रहे हैं, यही डाटा हो गया ना इसका। तो अब ऐसी स्थिति में आज मेरे ख्याल से हरियाणा के लोग, जो भी संवेदनशील लोग हैं, वो जरूरी ही सोचेंगे कि भाई ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। चिंता की बात है। और अगर फिर हम बार बार अगर पे जोर दे रहे हैं, अगर ये आरोप में थोड़ी भी सच्चाई है तो आप ये मान के चलिए कि लोकतंत्र तो खत्म है, अब कुछ नहीं बचता। खत्म इसलिए है कि अब इसको या तो आप नए सिरे से ठीक नहीं करेंगे, चीज़ें करेंगे कौन, इसको जो सत्ता में है वो करेंगे नहीं करेंगे, वो स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी देखने वाली बात है ना। और इस तरह के तर्क, इस तरीके के बहाने गढ़े जाते हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता। अब हमला आप ये देखना, सारे ये राहुल गांधी पे व्यक्तिगत हमले होने शुरू हो जाएंगे। अब लोग ये कह रहे हैं कि साहब तो अंग्रेजी में बोल रहा है, तो पता नहीं क्या है, और फला, मतलब ऐसी सिर पैर की बातें उठा कर लाएंगे जिनका कोई अर्थ नहीं है। उसकी माँ को गाली, उसकी बहन को गाली, उसकी माँ बार डांसर थी, सवाल कुछ है जवाब कुछ है। नेहरू जी पे हमले शुरू हो जाएंगे और ये शुरुआत ऊपर से होगी। अभी देखना, प्रधानमंत्री को अगर बहुत ज़्यादा जरूरी है तो वो कह देंगे कि एक शहजादा है, वो आपके भरोसे पे ही सवाल उठा रहा है। बस उठा रहा है कि नहीं उठा रहा है। तो ये जो एक इंटरेक्ट 40% लोग ऐसे हैं जो ये यकीन करते हैं कि वो जो बोल रहा है वो नॉन बायोलॉजिकल बोल रहा है। हाँ, उसको कोई मतलब ही नहीं है, उनको कोई डाउट नहीं करते। हालांकि इन्होंने जो हथियार तैयार किए थे झूठ के प्रोपेगेंडा के, अब इन्हीं पे भारी पड़ने लगे हैं। एक फेक न्यूज़ आ रही है नरेंद्र मोदी जी के पिताजी के संबंध में, और उससे बहुत गलत मैसेज जा रहा है। वो गलत है, बिल्कुल फेक है वो, लेकिन ये आविष्कार किसने किया था इन चीज़ों का? यही है जी, कोई बात इतना पड़ेगा, कर्म तो लौट के आ जाते हैं, है ना। तो वो जो चीज़ें इन्होंने शुरू करी थी भारतीय राजनीति में, अब लोगों की तरफ से वो जवाब आने लगा है और चीज़ें संदेह के दायरे में जा रही हैं। हालांकि हम तो यही कहेंगे कि इन फेक न्यूज़ को नहीं फैलाना चाहिए, गलत चीज़ें चाहे वो नहीं। चुनाव आयोग सर, चुनाव आयोग तो नरेंद्र मोदी जी का है ही नहीं। चुनाव आयोग कोई LOP कह रहा है ये बात। देखो, नरेंद्र मोदी जी देश के नेता हैं, तो राहुल गांधी दूसरे नंबर के नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं। ब्रिटिश व्यवस्था में, वेस्टमिनिस्टर प्रणाली में LOP जो होता है वो शैडो प्राइम मिनिस्टर होता है। तो अगर वो बात करें तो ये फैक्ट रख दें, भाई ये हुआ है, हमारी गलती है, ये इसमें क्या दिक्कत है। आप ये देखिए कि LOP का इतना बड़ा कद है कि बाहर से कोई भी राष्ट्राध्यक्ष भारत में आएगा तो उसके प्रोटोकॉल है कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन से भी मिलेगा। उसको पता है नेक्स्ट क्या पता ये बन जाए। वो इतनी बड़ी चीज़ होता है, और यहाँ उसके लिए कोई सम्मान जैसी बात ही नहीं है। तो मेरे कहने का आशय ये है कि इलेक्शन कमीशन पे जो सवाल उठाए हैं राहुल गांधी ने, उसका गंभीरता से जवाब देने के बजाय जो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी पे व्यक्तिगत हमले तेज हो जाएंगे आज के बाद से, और इस पूरे प्रकरण को, पूरे मुद्दों को बिल्कुल खारिज करने की कोशिश की जाएगी और हवा में उड़ा दिया जाएगा, जो अब तक का इनका रिकॉर्ड रहा है। लेकिन अगर इस चीज़ पे अभी बिल्कुल सफाई नहीं हुई तो आप ये मान लिए 12 करोड़ लोग चुनाव के प्रोसेस में हैं, अगले 24 घंटे में शुरू हो जाएंगे। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि जो इलेक्शन कमीशन हरियाणा में बेईमान था वो बिहार में जाके उससे ज़्यादा बेईमान है जी। वहाँ तो SIR में उठ ही रही है ये इशू। हाँ, तो लोगों के दिमाग में तो ये बात जड़ जम चुकी है कि वोट की चोरी हो रही है, और इससे गंभीर आरोप किसी सरकार पे, किसी इलेक्शन कमीशन पे हो नहीं सकता। अब ये इनकी ड्यूटी है कि ये अपने आप को पाक साफ सिद्ध करें। बहुत मुश्किल है, चूँकि आरोप जिस ढंग से बताए गए हैं। और मैं तो तारीफ़ करता हूँ LOP की
कि आप देखते घंटे घंटे भर तक वो आदमी पीपीटी प्रेजेंटेशन पे चीज़ें समझाता रहता है, जिसे लोग पप्पू कहते हैं जिनकी औकात नहीं है 2 मिनट मंच पर खड़े होने की, जिनकी टांगे कांपने लगती हैं, वो आके तो दिखाएं इतने भारी, जो 2 लाइन बिना टेलीप्रॉम्प्टर के नहीं बोल सकते जी मोदी और जी। तमाम तरह के सवालों के जवाब दे रहे हैं बैठ के वहाँ पे वो। और ये तीसरी घटना हो चुकी है, और वो बता रहे हैं कि 101% कह रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहे हैं, उन पर जोर दे रहे हैं आरोप पे। भाई करो जांच, इनकी जांच करना इतना मुश्किल काम है क्या? उन्होंने भी, उनकी पार्टी ने, उनकी टीम ने भी तो जांच ही करी है, ये जांच ही करी है। वो कह रहे हैं कि एक बार चेक नहीं करो, चेक नहीं, बार बार करो, मल्टी मतलब सोर्सेज से चेक करो। हाँ, उन्होंने डेटा दिया है तो वो चेक करके ही दिया है अपना। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल है, ये जो कांग्रेस है हरियाणा में, जिनकी सरकार बनते बनते रह गई और जिसके ऊपर ये आरोप लगता भी है, और मतलब प्रदेश के काफ़ी लोग ये मानने भी लग गए हैं कि ये अंडरस्टैंडिंग है इनकी आपस में, जो कांग्रेस के लीडर हैं बीजेपी के साथ, इनको अब मतलब क्या करना चाहिए? देखो इनके लिए तो लीडर्स की क्या, मैं तो सीधे सीधे बात कहूँगा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे आरोप लगते हैं ना जी। ये कि भाई जो गेटिंग सेटिंग का फार्मूला था कि जो विधायक हैं कि वो केंद्र में अगर एलओपी नरेंद्र वो हैं राहुल गांधी है, तो यहाँ तो भूपेंद्र हुड्डा जी। उस पर कहा गया था कि अमित शाह ने उनको निर्देश दिया था कि आप टिकट मत बदलो, जो कहानियाँ हैं, सच तो कोई नहीं जानता उसमें, और उनके कहने से ही सारी सेटिंग हुई है किसको हराना है, किसको जिताना है। और फिर ये नैरेटिव आ गया कि वो जो कांग्रेस की हारी हुई उसकी क्या वजह है। अब तो हुड्डा साहब के लिए तो सबसे बड़ी राहत की बात है, अगर ये सिद्ध हो जाए तो फिर तो बिल्कुल खुल के बोलना चाहिए उनको। अब हुड्डा साहब के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उनकी छवि ऐसी है, वो कुछ व्यवहार ऐसा करते हैं और ये सामने कि वो बोलते कम हैं और बहुत गुन्ना किस्म के आदमी हैं, चुप रहते हैं। कई बार धर्मेंद्र जी ये चीज़ें आपकी कमजोरी बन जाती हैं। जहां आपको बोलना चाहिए वहां आपको प्रभावी ढंग से मजबूती से अपनी बात कहनी चाहिए। अगर आप वहां भी नहीं बोलते तो शक होता है फिर। अगर आप पे इस तरह के आरोप लगे हैं और वो आरोप मीडिया में आए तो आपको, आपने मना कर दिया, आप इस तरह से जवाब दे देते हैं कि हर एक को अधिकार है कुछ भी कहने का। ये आरोप इतना सामान्य नहीं है। आपको पूरी ताकत के साथ में, आप खुद नहीं कर सकते तो आपकी पार्टी के जो जिम्मेवार नेता हैं वो इस बात को सामने लाएं। दूसरी तरफ विद इन पार्टी इतना बड़ा स्ट्रगल है कि जो इनके विरोधी नेता हैं हुड्डा साहब के कांग्रेस में, वो सब यही तो सिद्ध करना चाहते हैं कि हुड्डा साहब बीजेपी की बी टीम हो गए, उनके इशारे पे काम कर रहे हैं। तो ना आप तो इनकी बात का जवाब दे रहे हो ना उनकी बात का जवाब दे रहे हो। तो आज की राजनीति इतनी मतलब इस तरह से नहीं चलती कि आप चीज़ों को गंभीरता से ना लो। तो अब ठीक है, अगर जो मैंने बार बार कहा कि बड़ी राहत की बात है, लेकिन उस राहत का भी फिलहाल क्या होना है। अब सरकार तो पूरा टाइम पूरा करेगी, ये तो कहीं जाने वाली है नहीं। अब क्या कांग्रेस की तैयारियां भविष्य में हैं? देखिए, तेजस्वी यादव से सवाल पूछा गया था कि आप भाजपा की किस खूबी से प्रभावित हैं, तो उस बंदे ने बड़ा विद इन सेकेंड जवाब दिया कि 24/7 उनके कार्यकर्ता काम करते हैं। अगर 2400 घंटे काम करने वाले, हर समय पार्टी के लिए समर्पित रहने वाले कार्यकर्ता भाजपा में हैं, और ये स्थिति अगर कांग्रेस में नहीं है बल्कि इसके उलट है, तो ऐसी पार्टी का आप मुकाबला नहीं कर सकते। आपको अब हर बूथ पे वो जो नारा देते हैं ना कि एक बूथ 10 यूथ, नहीं, राहुल नरेंद्र काम तो कर रहे हैं सर, इन्होंने मतलब संगठन को खड़ा करने की कोशिश तो कर रहे हैं वो, लेकिन इनके पास तो सर, इनके पास तो चुनाव आयोग, इनके पास चुनाव आयोग कहाँ है? नहीं, वो एक नहीं, हरियाणा में सरकार तो सबको पता है बंद कि आप पन्ना प्रमुख जो है ना, ये बड़ी अच्छी कंसेप्ट है अमित शाह की कि एक पन्ने पे जितने नाम लिखे उसकी निगरानी कर रहा है, तो उनको पता है। अब आप ही देखिए, बहुत फर्जीवाड़े हैं पन्ने पर। मेरा पर्सनल मामला है, देखिए मुझे ये पता है कि मुझे ये बताया गया कि वो इलेक्शन के जो कैंडिडेट है ना, वो पर्ची भेजते हैं घरों पे कि भाई ये जो तुम्हारे जितने वोटर हैं उनकी पर्ची आ जाएगी। अब जो भी मतदाता है वो उसे क्या लेना देना है, वो सुबह वोट डालने जाएगा, उसने कहा भाई पर्ची आई क्या, कोई आ गई। अब उस समय इतना समय नहीं होता कि आप क्या वेरीफाई करो। मेरे अपने बेटे का वोट काट दिया गया, अब किससे पूछ के काटा, मेरे जो रोहतक में जो कर रहे सर हमारा, उस पे 8 वोट बने हुए हैं, बताइए, मुझे छोड़ के। मेरा वोट गांव में है और 8 में से मैं किसी को नहीं जानता।
और राहुल गांधी ने ये भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन में ये प्रोविज़न है, अगर एक एड्रेस पे 10 से ज़्यादा वोट हैं तो आपको फिजिकली उनको वेरीफाई करना चाहिए। ये रूल है, लेकिन कौन कर रहा है? अब सारी जिम्मेवारी आप उस मतदाता पर डाल रहे हो कि जिसको कुछ ज़्यादा उसकी प्रायोरिटी में नहीं है वोट देना, तो जैसे तैसे चला जाता है। एक और बहुत गंभीर बात उन्होंने कही कि 2 फार्म 6 और 7 जो थे, हाँ, उसका डाटा अब उन्होंने हाइड कर लिया है, दिखाते नहीं है वो। अब सीसीटीवी फुटेज आप क्यों नहीं दे रहे? चूंकि उससे चीज़ें साफ हो जाएंगी, आप वो भी नहीं दे रहे। चुनाव आयोग का कोई कहना है नहीं कि है। इसको, इन फुटेज को देखने में आपको 700-800 साल, पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, इसलिए वो इनकी मेहनत नहीं बढ़ाना तो चाहते। सैंपल ले लिए जाए ना, जिन केस, अब ये राहुल गांधी ने 90 विधानसभा क्षेत्रों की थोड़ी दी है, और जैसे महादेवपुरा में दी थी 1 विधानसभा क्षेत्र की दी है, तो उसकी ले लो आप। उसमें कितना टाइम लगता है? और ये तो अगले की अटक है ना, चेक करने वाली। अब उनकी ये है तो जो नहीं। ब्राजील वाला मामला है, या जो नरेंद्र वाला उन्होंने वेरीफाई करा, इनको तो आप भी रीवेरीफाई कर लो। लेकिन ब्राजील की ये मॉडल हरियाणा में फेमस हो गई है सर, अभी वो चाहें तो हरियाणा में रह सकती हैं आके। हाँ, अब देखो, एक तो मौलिक अधिकार होता है। कोई विद्यार्थी है, उसने पेपर दिया और उसको ये लगा कि मैंने तो यार सारे सवाल ठीक करे थे, मेरे नंबर कम आए, तो पुनर्मूल्यांकन का, रीचेकिंग का, रिवैल्यूएशन का अधिकार है ना उसका। अब आप उसमें ये जवाब देने लगो कि साहब इसने जो 12वीं कक्षा के जो पेपर दिए हैं, ये तो साल है ही ऐसा, इसके तो 10वीं में कंपार्टमेंट में आई थी, तो इस आधार पर हम तो 12वीं कॉपी की जांच नहीं करेंगे। ये थोड़ी हो सकता है। ठीक बात है। वो तो जिस चीज़ के लिए वो शुल्क अदा कर रहा है कि मेरी कॉपी की जांच की जाए, ये उसका राइटर करके बताओ। तो अब मतदाताओं का भी ये फर्ज बनता है कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम कल भी बात कर रहे थे, कि कुछ चीज़ें हमें मौका देती हैं फिर से। तो ये सारी चीज़ों को अगर मैं मानूँ, ट्रांजिशन का पीरियड है, तो एक हमारे पास अवसर है कि हम फिर से रीथिंकिंग करें चीज़ों को, नए ढंग से इनके समाधान तलाश करके तब हम आगे की यात्रा करें। जी जरूरत इस बात की है। दोस्तों, राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप बहुत गंभीर हैं। चुनाव आयोग से इन आरोपों पे जांच की उम्मीद करना बेमानी है, बेकार है। वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। चुनाव आयोग से देश के लोगों का भरोसा जिस तरीके से उठ रहा है, वो देश के लोगों को इस लोकतंत्र के प्रति चिंतित कर रहा है। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही थी, लेकिन आ नहीं पाई, ये सच है। कांग्रेस के नेता खुद को पाक साफ बताते रहे। ये भी उतना ही सत्य है कि कांग्रेस को जिताने में कम, हराने में बहुत सारे लोग लगे हुए थे, जिनमें खुद कांग्रेस के लीडर शामिल थे, कांग्रेस की गलतियां उसमें शामिल थी। लेकिन हरियाणा में इतनी स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी थी कि इन तमाम गलतियों के बावजूद भी बीजेपी की सरकार नहीं बन रही थी, और उस काम को आसान कर दिया इस ब्राज़ील मॉडल ने। तो जो राहुल गांधी के आरोप हैं, वो इस आज चाहे बेहद उनको सिरे से खारिज कर दें आप, लेकिन ये सत्य है कि जब बात निकली है तो वो बहुत दूर तलक जाएगी। और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी के इस प्रचार तंत्र में से निकल के अपनी जो इमेज बनाई है, जो जिस तरीके से वो सवालों का सामना करते हैं, जिस तरीके से वो बातें अपनी रखते हैं, उससे एक उम्मीद ज़रूर इस देश को बंधाई है कि देश में कम से कम बायोलॉजिकली सही नेता प्रतिपक्ष एक व्यक्ति है, और ऐसा व्यक्ति है जिसके पास बुद्धि है, वो सवालों के जवाब देते हैं, अपनी बात को गंभीरता से रखते हैं। आप इस पूरे मसले पर क्या कहेंगे, ज़रूर कमेंट करके बताना दोस्तों। क्या आपको भी लगता है हरियाणा में जो सरकार बीजेपी की है वो वोट चोरी से बनी है, या हरियाणा प्रदेश के लोगों ने जेन्युइनली इनको तीसरी बार चुना है? आप अपनी राय ज़रूर रखना। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।